This conference will now be recorded. IS2 के अंदर हमने सीखा इन्वेंट्री की डेफिनेशन, इन्वेंट्री किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज हमने पढ़ी वो पढ़ी मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। हमने जो आज इसको कंप्लीट करना है, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो क्या सीखा हमने? इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। फिर हमने सीखा कॉस्ट में क्या क्या होता है। कॉस्ट के अंदर हमने देखा कि जो उसकी लिस्ट प्राइस या परचेज प्राइस है, लेस हम कर देते हैं उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, और ऐड कर देते हैं हम नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी या किसी भी टाइप की ड्यूटी हो वो ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो परचेज के ऊपर आते हैं, जिसे आप लोग कैरेज इन भी कहते हो, वो भी ऐड कर देते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये भी ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके इन्वेंट्री की कॉस्ट बनती है। उसके बाद हमने सीखा NRV किसे कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसकी सेल वैल्यू माइनस कोई सेलिंग एक्सपेंस आ रहे हैं या कोई रिपेयर वगैरह होता है। तो सपोज दैट, यानी ये होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस या any other expenses to make it for saleable condition। लो जनाब, यहां तक हमने पढ़ लिया था। कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी कि कौन कौन सी ऐसी चीज है कि जो सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, और हमने थोड़ा NRV को डिफाइन भी किया। अब इस टाइम क्लास लेने के फायदे भी बहुत हैं और साथ साथ नींद आने वाला एलिमेंट भी है, इसका भी ख्याल रखना है आप लोगों ने। इसलिए मैं वक्तन फवक्तन आपके नाम लेकर आपको जगाने की कोशिश करता रहूंगा। चलें जी, तो यहां से अब हम काम आगे शुरू करते हैं। NRV की डेफिनेशन के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें देखें आप कि मैं कहता हूं, शुएब भाई कह रहे हैं कि क्या सेलिंग एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी आएंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि सेल
करने के लिए जो जरूरी होते हैं एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज आउटवर्ड है, कोई सेल कमीशन है, इस तरह के एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। बाकी जैसे एडवर्टीजमेंट आप ना भी करोगे तो चीज तो सेल हो जाएगी, तो उसके लिए वो कंपल्सरी नहीं है। चले मेरे भाई, अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं आपके पास एक एसेट पड़ा है, इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट 5000 है, उसकी सेल वैल्यू 6000 है, और सेलिंग एक्सपेंस 1500 है। ओके होगी बात? अब जरा गौर फरमाए, कॉस्ट उसकी 5000 है। कोई एनआरवी बताएगा एनआरवी कितनी है? एनआरवी कितनी है? जल्दी से बताना है, मैसेज आएगा तो मैं लिखूंगा आपका। जरा जाग जाए सारे लोग। एनआरवी कितनी है? 4500। ये स्टॉक बिका नहीं है, ये एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है उसकी। ये स्टॉक अभी बिका नहीं है, ये स्टॉक अभी बिका नहीं है, ये उसकी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपने अपना स्टॉक मैयर किस पे करना है, 5000 पे या 4500 पे? 4500 पे। मतलब हमने लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो हम अपनी इन्वेंट्री लिखेंगे 4500 रुपए के। राइट। अब एक और सिनेरियो पढ़ते हैं। वैसे इस टाइम क्लास रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज सारे लोग क्लास ले रहे हैं, वरना आप में से 10 लोग क्लास नहीं लेते थे। 10 लोग, और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एक बंदा छुट्टी हो तो बंदे का दिल नहीं कर रहा होता पढ़ाने का, तो 10 लोग छुट्टी पे होते थे। लेकिन इस टाइम माशाल्लाह सारे मौजूद हैं। इवन के सकलैन भाई भी बड़े दिनों बाद वापस आ गए हैं। मुनीब भी आज मुझे नजर आया है, और भी कुछ लोग हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे ही वो चले जी। अब हमारे पास अगली पॉइंट से पढ़ने से पहले, अच्छा ये ना 5 बजे का टाइम इसलिए रखा है कि वैसे तो आप लोग बहुत सारे लोग घर में नमाज पढ़ लेते हैं। जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये काम किया है कि वो घर आते आते 5 बज जाते हैं। जो घर में नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तो ये बहुत लेट था, उनके लिए तो 4:30 बजे भी शायद टाइम फिट था। और इंशाल्लाह हम इसको टाइम को ना बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। एक दो दिन थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, नींद आने का चक्कर चुक्कर चलेगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह हम सब ठीक हो जाएगा। और हम इसको बड़े जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि इन्वेंट्री का टॉपिक हम इतना अच्छा तैयार कर लेंगे विद इन 2 वीक्स कि कमाल हो जाएगा। और इंशाल्लाह ईद से पहले पहले हमारी यही कोशिश होगी कि ढेर सारे टॉपिक्स जो छोटे छोटे वो अच्छी तरह तैयार हो जाए और आपको आते भी हों। माशाल्लाह फहद भाई भी आज नजर आए हैं, असगर भाई भी नजर आए हैं। यानी ये बहुत बाबरकत टाइम है, यकीन जाने। चले जी, अब जरा आ जाए। कॉस्ट मेरे पास है 4000, मैं डायरेक्ट एनआरवी लिख रहा हूं। एनआरवी मेरे पास है 6000। अब मैं अपना स्टॉक किसके ऊपर मैयर करूंगा? 4000 के ऊपर। स्टॉक किसके ऊपर मैयर किया जाता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी के ऊपर।
मुनीब भाई का मुझे मैसेज मिला है कि सर क्या ये फर्स्ट लेक्चर है? नहीं मुनीब भाई, ये सेकंड लेक्चर है। मैं फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आज सेंड कर दूंगा, शायद मैंने सेंड कर दी हो, और अगर नहीं की तो वो मैं सेंड कर दूंगा। आप अभी क्लास के बाद सो जाइएगा, फिर उठ के वो लेक्चर पढ़िएगा, फिर ये दोबारा लेक्चर पढ़ना, ये दोनों लेक्चर। तो कल इंशाल्लाह आप इसके ऊपर 100% तैयार होंगे। जिसने पहले कोई लेक्चर नहीं लिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये हमारा पहला टॉपिक है एग्जाम की तैयारी के लिए। बाकी सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे, ये पहला टॉपिक एग्जाम की तैयारी के लिए हम कर रहे हैं। चले जी, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा जो सो रहे हैं उन लोगों से, कि नॉर्मली कॉस्ट कम होती है या एनआरवी कम होती है? अपने अपने आंसर जमा करवाएं। नॉर्मली, ज्यादातर कॉस्ट कम होती है या एनआरवी कम होती है? आज आपकी कॉमन सेंस का पता चल जाता है। नॉर्मली कॉस्ट कम होती है या एनआरवी कम होती है? कॉस्ट कम होती रिटर्न जवाब चाहिए, रिटर्न, क्योंकि मैंने फिर बोल के बताना भी है कि इस बंदे ने ये जवाब दिया। हाँ जी जनाब, तो तकरीबन 60% लोगों ने कहा कि कॉस्ट कम होगी और 40% लोगों ने कहा कि एनआरवी कम होगी। मतलब हमारा जो आंसर आप लोगों क्या है, 60% लोगों ने कहा कि कॉस्ट कम होगी। तलहा हाशमी, क्या बात है, आप बार बार आपका क्विट हो जाता है, नेटवर्क का इश्यू है या कोई और प्रॉब्लम है? थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। 60% लोगों ने कहा कि कॉस्ट कम होगी और 40% लोगों ने कहा कि एनआरवी कम होगी। राइट, और आंसर क्या है? नॉर्मली कॉस्ट कम होती है। तो भाई साहब को सोचो जरा, तस्वीरुल्लाह खान, जरा आप खुद सोचो, एनआरवी सेल को कहते हैं, नेट सेल वैल्यू को। एनआरवी नेट सेल वैल्यू को कहते हैं, नेट सेल वैल्यू। तो नॉर्मली कॉस्ट कम होती है या सेल कम होती है? अगर नॉर्मली सेल कम होना शुरू हो जाए तो फिर तो हम नुकसान पे चीजें बेचेंगे। अगर नॉर्मली आप कहते हो ज्यादातर एनआरवी कम होती है और एनआरवी कम होगी, मतलब कॉस्ट से सेल वैल्यू कम है, और कॉस्ट से सेल वैल्यू कम होगी तो हम चीजें नॉर्मली नुकसान पे बेचते हैं। फिर तो बात समझ लगी ना? तो नॉर्मली कॉस्ट कम होती है, एनआरवी कभी कभी कम होती है। तो आप लिख लें वो सिचुएशन वेयर एनआरवी में बी, अभी भी वर्ड लिखा हुआ है मे बी, यकीन अभी भी नहीं है, मे बी लोअर देन इट्स कॉस्ट, कि वो अपनी कॉस्ट से कब कम होगी, अपनी कॉस्ट से कब कम होगी। एक सिचुएशन मैं बताता हूं, फिर अपनी अपनी सिचुएशन बताना। सबसे मैं पहले कहता हूं कि व्हेन गुड्स आर डैमेज्ड या ऑब्सोलीट, गुड्स डैमेज हो जाए या ऑब्सोलीट हो जाए, तब उनकी सेल वैल्यू कम हो सकती है। पता चल गया ना कि एक चीज आपने 50 रुपए की खरीदी, वो डैमेज हो गई, अब वो 50 की भी नहीं बिक सकती, अब वो 40 की बिकती है। तो स्टैंडर्ड हमें कहता है कि भाई अब लिखो भी 40 की। क्यों? इसके पीछे किस चीज का हाथ है उसकी बात में बताता हूं। फहद का मैसेज है कि सीजन आउट हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हो, आउट ऑफ फैशन हो जाए। आपने जो बात की मैंने उसको कुछ इस तरह किया, आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ सीजन हो जाए, बिल्कुल ठीक है। और कोई बंदा इसकी बात बताए, कोई और वजह?
ज्वेरिया ने कहा कि सर कोई अल्टरनेटिव आ जाए, बिल्कुल सही कहा, कंपेटिटर कोई आ जाए, कंपेटिटर गुड्स आ जाए, कंपेटिटर गुड्स आ जाए तो तला अफजल कहता है चोरी की चीज कोई हाल नहीं, चोरी की चीज पे तो जीरो कॉस्ट आती है, चोरी की चीज पे जीरो कॉस्ट आती है, कोई और एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट माजमीन ने कहा वो डैमेज के अंदर आ गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा अच्छा है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट वैल्यू कम हो जाए, आउट ऑफ फैशन भी वही होता है, रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू, यानी जब ये काम हो जाए तो हो सकता है कि हमारा एसेट जितने का हमने खरीदा था, जितने का हमने खरीदा था अब उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो अब हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, मैंने कॉन्सेप्ट का क्या नाम बोला, प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है एसेट्स ओवरस्टेट ना करो, मतलब आपने 500 का खरीदा, अब वो 400 का बिक सकता है, तो कहता है कि आप 500 का ना लिखोगे, फिर लिखोगे भी 400 का, क्योंकि वो अब उसकी वैल्यू ही 400 की है। हाँ, ज्यादा का बिक सकता है तो कॉस्ट पे लिखेंगे, कम का बिकेगा तो फिर कम पे लिखेंगे, क्योंकि हमने लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लो जनाब, अगला एक सवाल लिखने लगे। पहला सवाल, पहली बात हमने देखा कि इन्वेंट्री को हम मैयर करते हैं कॉस्ट और एनआरवी किसमें से जो लोअर अमाउंट हो। नॉर्मली कॉस्ट कम होती है, लेकिन एनआरवी भी कम हो सकती है कि जब वो डैमेज हो जाए, जब आउट ऑफ फैशन हो जाए, मार्केट वैल्यू कम हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तब उसकी कॉस्ट से सेल वैल्यू कम हो सकती है। एक सवाल लिखते हैं, एक बिजनेस है, उसके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक की टाइप देख ले, एक स्टॉक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। उसकी कॉस्ट है, मतलब जितने का उसने खरीदा, 5000 ए की, 6000 बी की, 8000 सी की और 10000 डी की। उसकी एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस मतलब वो अभी बिका नहीं है, बिकेगा। ये जो स्टॉक है वो 6000 का बिक जाएगा, जो बी स्टॉक है वो 8000 का बिक जाएगा, जो सी स्टॉक है वो 8500 का बिक जाएगा और जो डी स्टॉक है वो 10500 का बिक जाएगा। ओके होगी बात। सेलिंग एक्सपेंस क्या है, मैं नीचे लिखता हूं, सेलिंग एक्सपेंस आर selling expenses are 10% of sale value, 10% of sale value. Find value of total stock, find value of total stock। एक बात याद रखें, सेलिंग एक्सपेंसेस ही माइनस करने हैं जो सेल के लिए कंपलसरी होते हैं, इसके अलावा जो सेल के लिए कंपलसरी नहीं होंगे वो सेलिंग एक्सपेंस नहीं होते। तो फाइंड करोगे या मैं करवाऊं, ट्राई करो जरा, 2 मिनट लगाओ बस, फिर 2 मिनट के बाद मैं करवाता हूं। हाँ जी जनाब, सेलिंग एक्सपेंस हमेशा याद रखें सिर्फ वही वाले माइनस करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस सिर्फ वही वाले माइनस करते हैं जो सेल के लिए कंपलसरी हो, इसके अलावा एक्सपेंसेस एनआरवी फाइंड करने के लिए माइनस नहीं करते।
ट्राई करें जरा, सिर्फ 2 मिनट, फिर हम देखते हैं। बल्कि मैं करवा देता हूँ सवाल भी आपको, फिर बाद में आने वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन है ना। चेक करें जनाब, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट का कॉलम है, आप एक एनआरवी का कॉलम बनाओगे। इन्वेंट्री के क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये 3 कॉलम होते हैं मेन, जब इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन और भी काफी सारे हैं। और एक कॉलम बनाएंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो सेल वैल्यू 6000 है, 10% इसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंस आएंगे, तो सेलिंग एक्सपेंस कितने आए? 600। तो 6000 में से 600 माइनस किया तो 5400 एनआरवी आ गई। सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। 8000 में से 800 माइनस कर दो, 7200। 7200। 8500 में से 850 माइनस करो, 7650। 10500 में से 1050 माइनस करो, 9450। लो मेरे भाई, एनआरवी का कॉलम बन गया। तो अब आप सेपरेट कंपैरिजन करें लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। यानी स्टॉक ए कॉस्ट उसकी 5000 है, एनआरवी उसकी 5400 है, हमने लिखना है लोअर पे तो 5000, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। बी स्टॉक की कॉस्ट है 6000, एनआरवी है 7200, हम किस पे लिखेंगे? लोअर पे। 8000 कॉस्ट, 7650 एनआरवी, हम लिखेंगे 7650। 10000 कॉस्ट, 9450 एनआरवी। तो ये हमारे स्टॉक का टोटल आएगा। इसको टोटल करेंगे बाय 28100। ये हमारा आंसर। कि अगर आपसे पूछे कि आपका स्टॉक कितना है तो आप कहोगे 28100। एक नोट देकर लिखें, नोट देकर लिखें कि कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन हमेशा सेपरेटली किया जाता है, टोटल करके नहीं किया जाता। कि जी आप एनआरवी का भी टोटल कर ले, एनआरवी के कॉलम का, और कॉस्ट का टोटल करके कंपेयर नहीं करना, बल्कि सेपरेट कंपेयर करते हैं। जिसकी सेल वैल्यू डिफरेंट है ना, जिसकी भी सेल वैल्यू डिफरेंट है, उसका कंपैरिजन कॉस्ट के साथ अलग से करना है आपने। टोटल करके कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब एक और सवाल पे चलते हैं। तलहा अफजाल ने कहा कि सर आपने 5000 की जगह, तलहा भाई बताएं जरा कौन सी बात आपको समझ नहीं लगी? मुझे लगता है आपको थोड़ी सी नींद आ गई थी दरमियान में। माइक ऑन करके पूछिए या मैसेज दोबारा करें, कौन सी बात समझ नहीं लगी? तलहा अफजाल को कौन सी बात समझ नहीं लगी? तलहा अफजाल कहता है कि 5000 की जगह 5400 क्यों नहीं लिखा? तलहा अफजाल, रूल क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी हमने उस पे लिखना होता है। 5000 और 5400 में से लोअर कौन सी अमाउंट है? 5000। ओके, एक बात। और एनआरवी कैसे फाइंड करते हैं? सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। फाद ने पूछा कि सर जब एनआरवी कॉस्ट से कम होता है तो क्या लॉस होता है? ऑब्वियसली फाद भाई, लॉस पे ही हो रही होती है काम, क्योंकि कॉस्ट से कम हो जाती है ना वैल्यू।
इसका मतलब आपको तो समझ लग गया। हाँ जी, नोट दोबारा लिखें कि अब देखो ना, जरा गौर फरमाओ कि अगर हम ये एनआरवी का टोटल कर लेते इस कॉलम का, और इनका टोटल करके भी तो कंपेयर कर सकते थे। ऐसा नहीं करना, बल्कि ए को अलग कंपेयर करना है, बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग। तो फिर ये वाला आपका बनेगा स्टॉक। दोबारा सुने, ये जो ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है ये हमारा था क्वेश्चन, राइट। नीचे वाली लाइन भी देखें, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ सेल वैल्यू। तो ये हमारी सेल वैल्यू थी, इन सब का 10% लेकर सेल से माइनस करते गए तो एनआरवी आ गई। एनआरवी की डेफिनेशन होती है सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस या कोई रिपेयर एक्सपेंस, राइट। अब अगला सवाल लिखें, चलें जनाब। अगला सवाल है जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल लिखने लगा हूं। परचेज प्राइस of a shirt is rupees 500. Trade discount availed 10% per shirt. दूसरी बात, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रुपीज 100 पर शर्ट। उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस रुपीज 150 पर शर्ट। उसके बाद वो कहता है देयर आर 5,000 shirts are in stock। आपके स्टॉक में 5,000 शर्ट्स पड़ी हैं, जिसको खरीदा आपने क्या, एक शर्ट 500 रुपए की खरीदी है, हर शर्ट के ऊपर 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 100 रुपया इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे किया, और 150 आपने नॉन रिफंडेबल टैक्स पर शर्ट पे किया। 5,000 शर्ट्स अवेलेबल है। नॉर्मली each shirt sold for rupees 1,200। out of 5,000 shirts, out of 5,000 shirts, 1,000 shirts are damaged। 1,000 shirts are damaged। कहता है जो आपके पास 5,000 शर्ट्स पड़ी है ना, उसमें से 1,000 शर्ट्स डैमेज हो गई, किसी के बटन टूट गया, किसी कोई स्क्रैच पड़ गया, या किसी जगह से फट गई, कोई भी मसला हुआ, 1,000 शर्ट डैमेज हो गई। and these 1,000 shirts
expected to be sold only rupees 600 per shirt after repairing rupees 200 incurred अब जरा सवाल का सिनेरियो समझ लें। सवाल ये है, अगर आपने लिख लिया है तो मैं समझाता हूं जी। क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया है तो फिर मैं समझाता हूं। सवाल यह है कि आपने कुछ शर्ट्स बाहर से मंगवाई हैं, ठीक है, 500 रुपया पर शर्ट की कीमत है, तो आपने उसके बारगेन किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, राइट? 10% आपको डिस्काउंट मिल गया। फिर आपके इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और अदर कॉस्ट लग गई। वैसे नॉर्मली आप हर शर्ट को कितने का बेचते हो? 1200 का। तो ये जो 1200 का शर्ट बेच रहे हो ये आपकी एनआरवी है, सेल वैल्यू। कहते उस 5000 शर्ट में 1000 शर्ट डैमेज हो गई, अब वो सिर्फ 600 रुपए की बिकेंगी, लेकिन 600 की भी बिकने के लिए पहले 200 रुपया उसको यानी रेनोवेट करने का या रिपेयर करने का या सेट करने की कॉस्ट लग रही है हर शर्ट के ऊपर। बात समझ लगी है? क्वेश्चन का सिनेरियो समझ लग गया? अब इसके सॉल्यूशन की तरफ है ज्यादा। आप पहले लिखें यहां पर शर्ट्स या स्टॉक, यहां पर उसके लिखें कॉस्ट, यहां पर लिखें एनआरवी और यहां पर लिखें, यहां पर कॉस्ट पर शर्ट लिख लें, एनआरवी भी पर शर्ट लिख लें और यहां पर हम लिखेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लो जनाब, सबसे पहला काम क्या करो, कॉस्ट इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं, कॉस्ट फाइंड कर लो। सबसे पहला काम कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, परचेज प्राइस, ये वर्किंग है मेरी, मैं वर्किंग कर रहा हूं, रफ पर ये करना है। परचेज प्राइस मेरे पास है 500 लेस ट्रेड डिस्काउंट, 10% इसका ट्रेड डिस्काउंट है, एड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 100 रुपया है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 150 है। और भी कोई कॉस्ट है या बस? बस यही कॉस्ट है। तो जनाब एक शर्ट आपको कितने की पड़ रही है? एक शर्ट आपको कितने की पड़ रही है? 700 रुपए की। दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट की सबको समझ लग गई? जितनी भी चीजें हमें सेल करने से पहले लगेंगी, सेल करने से पहले, तो आप लोग 4000 शर्ट्स को अलग करोगे, 5000 शर्ट्स को, सॉरी 1000 शर्ट को अलग करोगे। क्यों भला? क्योंकि 1000 शर्ट की सेल वैल्यू और है, 4000 शर्ट्स की सेल वैल्यू और है। तो पहला ट्रिक, जब भी आपके स्टॉक में से जिसकी सेल वैल्यू अलग होगी आप उसको सेपरेट करके लिखोगे। तो एक शर्ट आपको 700 रुपए की पड़ी, चाहे 4000 वाली है चाहे 1000 है सारी 100 की कॉस्ट तो 700 लगी है ना। वो तो डैमेज जब हुई, जब आपकी शर्ट डैमेज हो गई तो कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अब जनाब नॉर्मली शर्ट आपकी बिकती है 1200 की,
जो 4000 शर्ट्स है ना वो 1200 की बिकेगी क्योंकि उसमें कोई डैमेज नहीं हुई। जो 1000 शर्ट है उसकी एनआरवी मुझे कोई बताए, बिलाल बताएगा। जो 1000 शर्ट है उसकी एनआरवी कौन बताएगा? लगता है लड़कियां ही जाग रही हैं। हाँ जी 400। 400 कैसे पता चला कि उसने 600 का बिकना है, 600 का बिकने के लिए भी 200 रुपए का उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमारा कॉलम आखिरी है, सोल्यूशन यही है जो आपके सामने है। हमने लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो जनाब पहली शर्ट्स में से 700 लोअर है या 1200? 700 लोअर है, तो हम अपने 4000 शर्ट को 700 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हम तो पता है ना ये पर शर्ट की कीमत है, तो एंड पे लिखने के लिए तो टोटल शर्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2800,000। और 1000 शर्ट को 700 से मल्टीप्लाई करूं या 400 से मल्टीप्लाई करूं? जो 1000 शर्ट है 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा 400,000। तो मेरा स्टॉक की वैल्यू है 3200,000। ये मेरा आंसर है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है ये। अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब आपके पास जो 5000 शर्ट्स पड़ी हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो आपने 3500,000 नहीं कहनी बल्कि 3200,000 कहनी। अमन ने कहा है कि 5000 में से 5000 शर्ट्स, देखो दोबारा सुन ले, आपके पास टोटल 5000 शर्ट पड़ी हैं जिसमें से 1000 शर्ट्स डैमेज हो गई हैं। ठीक है, हमने क्या किया, देखे टोटल 5000 लिखा, 4000 अलग किया, जो डैमेज हो गई उनको अलग कर दिया। जब कॉस्ट फाइंड की तो कॉस्ट तो सबकी सेम आएगी, राइट। अब जो 4000 शर्ट्स हैं वो डैमेज नहीं हुई, उसकी सेल वैल्यू है 1200, लेकिन जो 1000 शर्ट डैमेज हो गई हैं अब उसने बिकना है 600 का, और 600 का भी बिकने के लिए 200 रुपए का एक्सपेंस इंकर होगा रिपेयर करवाने पे। तो हमारी एनआरवी की डेफिनेशन है सेल वैल्यू माइनस एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक इट फॉर सेलेबल कंडीशन। तो ये सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए 200 लगा है, तो एनआरवी 600 माइनस 200 हो गई, राइट। अब हमने क्या किया, इस 1000 को 400 से मल्टीप्लाई किया और इस 4000 को 700 से मल्टीप्लाई किया। वजह क्योंकि IS2 हमें कहता है कि अपनी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे मेजर किया करो। जी जनाब, कुछ बेहतरी आई पिछले सवाल से? अब ओके हो गया? चले जी, आज मैंने आपको अभी एक सवाल और छोटा सा सवाल करना है और आपको असाइनमेंट एक भेजूंगा। आपने जो जो क्वेश्चन मैं कहूंगा असाइनमेंट के, वो क्वेश्चन आपने ट्राई करने, ठीक है। और पहले तो मैंने ये पूछना था कि ये टाइम बेस्ट है या नहीं, अब नहीं भी है तो यही बेस्ट है क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी है, इसलिए अब ये टाइम यही बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले, हाँ अगर आप चाहोगे तो हम टाइम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मतलब, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां पर नमाज पढ़ के आने हुए 5 बज ही जाते हैं, ठीक है। चले जी, तो अभी तक तो यही टाइम रखेंगे। हाँ अगर लॉ की और इकोनॉमिक्स की टाइमिंग सर ने चेंज कर दी तो फिर हम टाइम अपना रिवाइज कर सकते हैं, फिर वही टाइम रख लेंगे जो
काम चलता है। ठीक है, चले जनाब अगला सवाल लिखे। एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल लिखते हैं। सवाल ये है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक is rupees 500,000 measured at cost। आपके पास स्टॉक की वैल्यू 5 लाख है जो कि आपने कॉस्ट पे मेजर किया हुआ है, जो कि आपने कॉस्ट पे मेजर किया हुआ है। अब इसके बारे में बातें सुने जरा। कहता है पहली बात, कहता है 80% स्टॉक इन गुड कंडीशन, कहता है जो 80% स्टॉक है वो बिल्कुल ठीक है, एंड expected to be sold at 20% markup। कहता है इसमें से जो 5 लाख का स्टॉक है 80% स्टॉक बिल्कुल सही कंडीशन में पड़ा है और एक्सपेक्टेड है कि वो 20% मार्कअप पे बिकता है नॉर्मली। इसका जो 12% स्टॉक है is slightly damaged and expected to be sold %40 lower than its normal sale value कहते हैं 12% स्टॉक डैमेज हो गया है जो कि नॉर्मल स्टॉक इसका बिकता है उस सेल से 40% कम पे बिकेगा। 80% स्टॉक गुड कंडीशन में है। अच्छा एक वैसे आप मुझे बताएं खुद ही कि अगर स्टॉक हो भी गुड कंडीशन में, ना डैमेज हो, ना आउट ऑफ फैशन हो, ना उसका कोई कंपेटिटर आए, तो उसकी कॉस्ट कम होगी या एनआरवी? बताएं जरा। कॉस्ट ही कम होगी सर, एनआरवी तो कॉस्ट ही सेल वैल्यू। ना डैमेज हुआ, ना आउट ऑफ फैशन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसको, तो वो उसकी कॉस्ट कम होगी। तो एक बात याद रखें, गुड कंडीशन वाले स्टॉक की एनआरवी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं होती। हम फाइंड करेंगे लेकिन नॉर्मली जरूरत नहीं होती क्योंकि उसकी कॉस्ट ही हमेशा कम होती है। लास्ट पॉइंट लिखें जरा, 8% स्टॉक fully damaged and scrapped। तो स्क्रैप का मतलब का पता है? कूड़े में दे दिया, फेंक दिया, या बहुत ही कुछ थोड़ी सी अमाउंट का बेच दिया, ऐसे ही पतीसे वाले को बेच दिया, वेस्ट कर दिया, स्क्रैप, राइट। कहते 80% स्टॉक गुड कंडीशन में है और वो एक्सपेक्टेड है कि 20% मार्कअप पे सेल होगा। 12% स्टॉक अपनी सेल वैल्यू के 40% कम पे बिकेगा। 8% स्टॉक फुली डैमेज हो गया। वो कहता है कि ये जो 5 लाख का स्टॉक है ये तो सारी की सारी उसकी कॉस्ट थी। कहते हैं अब बताओ वैल्यू ऑफ स्टॉक, फाइंड वैल्यू ऑफ स्टॉक
अकॉर्डिंग टू IS2, आज का ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉक लिखेंगे, कॉस्ट, NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। जी मेरे भाई, स्टॉक आपका एक 80% है, 12% है और 8% है। 5 लाख का 80% लिया तो 4 लाख आ गया, राइट। 5 लाख का 80% लिया तो 4 लाख आ गया। डन हो गया। और 5 लाख का 12% लिया तो 60,000 आ गया। 8% लिया तो 40,000 आ गया। तो ये आपका टोटल 5 लाख का स्टॉक जिसकी कॉस्ट बनती है वो ये है। अब हम फाइंड करने लगे NRV। NRV सेल वैल्यू होती है, 20% मार्कअप है। जहां पर आप CPS अप्लाई करते हैं, मुझे बताओ 4 लाख वाला स्टॉक की सेल वैल्यू क्या है? आए जरा यहां पर फाइंड कर लेते हैं। तो 4 लाख का 20% लेके उसमें ऐड करते हैं। 100 कॉस्ट को रखेंगे क्योंकि मार्कअप है, और जिस बंदे ने ये जो अभी मैं करने लगा हूं ना काम, जिस बंदे को ना समझ लगे ना तो वो पहले वाला लेक्चर गौर से सुनेगा, मैंने उसके एंड पे ये वर्किंग सिखाई है। जिसको सेल से कॉस्ट फाइंड करनी है और कॉस्ट से सेल फाइंड करनी है। और एक बात याद रखें, जैसे अभी अरहम ने कहा कि अगर जैसे कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट की परसेंटेज है तो डायरेक्ट ले लें। कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट की ही परसेंटेज है। सेल गिवन हो, सेल की ही परसेंटेज हो तो डायरेक्ट ले लिया करो। अगर गिवन कॉस्ट है, परसेंटेज सेल के ऊपर है, या गिवन सेल है परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर है, तब आपको ये CPS बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको आपसे गलती होने के चांसेस है। तो हमारे पास 20 और 120, तो 4 लाख कॉस्ट है। मैं इस कॉस्ट को 100 पे डिवाइड करूंगा और सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4,80,000 सेल वैल्यू आएगी। 4,80,000। ये मैंने कल भी 4 क्वेश्चन सेंड किए थे। जिस बंदे को सेल वैल्यू ये फाइंड करनी ना आ रही हो तो वो काइंडली कल का लेक्चर लाजमी, जो लास्ट का लेक्चर है वो लाजमी सुनेगा। मैं आज भी दोबारा सेंड कर दूंगा, शायद मैंने सेंड कर दिया था। आप मुझे बताएं सेंड किया था ग्रुप में या नहीं? नहीं सर, नहीं किया। चले वो मैं सेंड कर दूंगा आज ही, ठीक है, ताकि आप लोग वो लाजमी सुनिएगा, ताकि आप अब अपने एग्जाम की तैयारी के अंदर एंटर हो जाए। ना समझ लगे तो बार बार पूछना है, जितनी दफा पूछोगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आइंदा से छुट्टी नहीं करनी। अब आगे देखें, नेक्स्ट 60,000 कॉस्ट है। 60,000 की पहले मैं नॉर्मल सेल वैल्यू फाइंड करूंगा, 100 पे डिवाइड करो और 120 से मल्टीप्लाई करो। जी मेरे भाई, कितनी वैल्यू आ गई? 72,000। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा कि ये जो 72,000 का बिकना था, अब वो 72,000 का नहीं बिक सकता, वो डैमेज हो गया है, वो 40% कम पे बिकेगा। तो मुनीब भला बात क्या हो रही है? 40% कम पे बिकने का मतलब क्या है कि 72,000 का 40% 40% ले, माइनस कर दें। 72,000 का 40% कम करो, तो जब मैं इसका 40% लूंगा तो लो जरा 40%। 72,000 का 40% कितना आ रहा है? 28,800। ये मैं माइनस कर दूंगा तो इसकी NRV कितनी आ रही है? 43,200।
एनआरवी आ गई 43,200 और जो स्क्रैप करते हैं उसकी एनआरवी 0 होती है। जो स्क्रैप करते हैं उसकी एनआरवी 0 होती है। तो लो मेरे भाई आ जाओ आखिरी कॉलम पे, जो हमारा कॉलम है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 4 लाख और 4,80,000 में से लोअर अमाउंट है 4 लाख, 60,000 और 43,200 और 0। तो जनाब हमारे पास 443,200 ये हमारा स्टॉक है। 5 लाख का स्टॉक जो है वो अब किस पे पड़ा हुआ है एक्चुअल में 443,200। 12% के बारे में दोबारा सुन ले। तला हाशमी ने कहा है या तला अफजाल ने कहा है कि कॉस्ट देखें 60,000 है, वो तो पता चल गई ना, 5 लाख का 12% ले लिया, ठीक है। उसने कहा है कि वो अपनी सेल वैल्यू के 40% कम पे बिकेगा क्योंकि डैमेज हो गया था। तो ये पहले हमने उसकी नॉर्मल सेल वैल्यू निकाली, वो निकली 72,000। अगर वो डैमेज ना होता तो 72,000 का बिकता। अब वो डैमेज हो गया तो हमने क्या किया 40% उसका लेकर माइनस कर दिया क्योंकि 40% उसकी सेल वैल्यू रिड्यूस कर दी। तो वो अब बिकेगा 43,200 का। तो यही एनआरवी है जितने का उसने बिकना है, राइट। चलें जी। और 8% के बारे में तस्वीर खान सुन ले कि 8% की कॉस्ट तो 40,000 है, वो इतना डैमेज हुआ है कि अब उसको हमने स्क्रैप कर दिया, वेस्ट कर दिया, बिकेगा ही नहीं, उसकी सेल वैल्यू कोई है ही नहीं, तो उसकी सेल वैल्यू फिर 0 हुई। मतलब जो एसेट आप स्क्रैप कर देते हो उसकी सेल वैल्यू 0 होती है। जी अरहम क्या पूछना चाह रहे हो? सर अगर हमारा स्टॉक चोरी हो जाए तो वो भी इसमें ही आएगा, 0 ही आएगी उसकी एनआरवी। मारूंगा आपके, जो स्टॉक चोरी हो गया वो हमारे पास होता ही नहीं है, वो उसमें चला जाता है। वो तो हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अप्लाई होता है जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसकी वैल्यू करते हैं। जो स्टॉक चोरी हो गया है वो तो अब नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। जो स्टॉक चोरी हो गया उसकी तो एंट्री पास हो जाएगी ना। चले जी, चले जनाब, आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप सुकून से अपनी नींद पूरी करें। सर नींद उड़ गई है। नींद उड़ गई है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। चलें जी, ओके जनाब, इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।